नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनवा रहे हैं वोटर कार्ड। बड़ी दिलचस्प परिस्थिति आ गई है कि चुनाव आयोग के बीएलओ हो गए या पोलिंग बूथ एजेंट, बीएलए जिसको कहा जाता है, बूथ लेवल एजेंट या सुपरवाइजर हो गया, या जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्या वह तय कर रहे हैं बिहार में कि किसके वोटर लिस्ट बनेंगे और किसके नहीं बनेंगे? क्योंकि यह तस्वीरें अब आने लगी, वीडियो आने लगा, सुप्रीम कोर्ट वीडियो देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है बिहार के अंदर। चुनाव आयोग कितना बड़ा संवैधानिक संस्था है, कितना मर्यादित है सुप्रीम कोर्ट, सरकार कितनी मर्यादित है, यह सब नजर डालना चाहिए। क्योंकि पंजाब के चंडीगढ़ में जब रिटर्निंग ऑफिसर मेयर चुनाव के अंदर धांधली किया था, इंडिया गठबंधन जीता था मेयर का चुनाव चंडीगढ़ और हारी हुई भाजपा को जिता दिया, जबकि भाजपा के पास उतने मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी बना दिया। इंडिया गठबंधन का 7 वोट काट दिया और भाजपा को जिता करके कुर्सी पर मेयर को बैठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अनिल बस रिटर्निंग ऑफिसर, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, वह रिटर्निंग ऑफिसर बना था। तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लोग जो बीएलओ के साथ बैठ करके कार्यालय में या फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं और अपलोड करा रहे हैं, तो इसे अनुमति किसने दी? अब इन बातों को लेकर के यह साबित हो रहा है कि और चुनाव आयोग के एसआईआर का पोल लगातार खुल रहा है। चुनाव आयोग के पास जवाब तो नहीं है इन सभी बातों का और सवालों का। अजीत अंजुम ने भी दिखाया, अब दैनिक भास्कर भी रोज प्रथम पेज पे छाप रहा है। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है खुली आंखों से, और खुली आंखों के सामने यह साबित खबरों के अनुसार हो रहा है। और अब अजीत अंजुम को लेकर के जो समस्याएं चुनाव आयोग पे आई और चुनाव आयोग का पोल खुला, लाइव कैमरे, वीडियो कैमरे पर लाइव जिस तरह से तस्वीरें आई, अब उस बीएलओ को भी संकट में डाल दिया, क्योंकि उस बीएलओ ने चुनाव आयोग का पोल खोल दिया। अब यह हर कोई जानता था कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब तो सवाल यह भी पूछे जाएंगे कि 4 लाख वॉलेंटियर जो वहां नियुक्त किए गए हैं, वह कौन है, किस पेपर अखबार में इसका उसका निकला था। लेकिन मानसून सत्र तक यह सरकार चलेगी, मानसून सत्र पार कर पाएगी या गिर जाएगी सरकार? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी जिस तरह से तेवर दिखा दिए कि मोदी के पाप में का भागीदार मैं नहीं हूं, मैं मोदी के पाप में कोई सहयोग नहीं करने वाला हूं, कोई भी भागीदार बनने वाला नहीं हूं। मोदी भुगते, भाजपा भुगते, लेकिन भाजपा यही काम आंध्र प्रदेश में नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी है? अब ऐसे में मानसून सत्र में मोदी सरकार का क्या होगा, यह भी सवाल उठ रहा है। लेकिन नायडू के झटका देने के बाद जो चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग से मिले, खत दिया और कहा कि पारदर्शिता आप में आनी चाहिए, तुरंत रोके इसे, यह धांधलेबाजी नहीं चलेगी। इससे नरेंद्र मोदी का पक्ष कमजोर हो रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि आपस की लड़ाई में तीसरा भी बाजी मारता है। इंडिया गठबंधन तो ताक में है ही, आरएसएस जो बहुत संकट में है नरेंद्र मोदी की वजह से, वह आरएसएस भी कहीं ना कहीं चांस मारता हुआ नजर आ रहा है। वह भी नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, और वह चाहता है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। नरेंद्र मोदी
बड़ी संकटों से अब गुजर रहे हैं। एक तो विदेश नीति फेल, चाइना के सामने भी सरेंडर कर रहे हैं, अमेरिका के सामने भी सरेंडर हो गए, सारी परिस्थितियां इनके विपरीत जा रही हैं। अब इस बीच इंडिया गठबंधन बिहार को लेकर के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है और चुनाव आयोग खुली आंखों से बेईमानी कर रहा है, ऐसा साबित होता हुआ खबरों के अनुसार नजर आ रहा है। ऐसे में आरएसएस भी संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी को 75 साल 17 सितंबर को रिटायरमेंट को लेकर के गंभीर और हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी की उल्टी गिनती शुरू तो नहीं हो जाएगी? ऐसे में दो सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे अहम रूप से, जो बहुत जरूरी है। नंबर 1, बिहार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवा रहे हैं वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म भरने के नाम पर कागज जुटा रहा है। एसआईआर का पोल खुल गया। फिर ध्यान से सुनिए, बिहार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवा रहे हैं वोटर लिस्ट। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो है वह वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फॉर्म भरने के नाम पर, जो फॉर्म दे रहा है भरने के नाम पर कागज जुटा रहा है। कागज किसी तरह से इकट्ठा कर रहा है, लेकर के बस फेंक दे रहा है। एसआईआर जो कह रहा है चुनाव आयोग की, एसआईआर हम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, उसका तो पोल खुल गया कि फार्म पर तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, कोई फोटो ही नहीं है। तो फोटो क्या ज्ञानेश कुमार के घर वालों का छपेगा उस पे, या नरेंद्र मोदी का फोटो लगेगा वोटर कार्ड पर? जब वोटर, जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड बनना है उसका फोटो ही आप नहीं ले रहे हो, तो उस वोटर कार्ड पर फोटो किसका आएगा? नरेंद्र मोदी का कि अमित शाह का? किसका आएगा? कि ज्ञानेश कुमार का आएगा? कि उस पर लिख करके आएगा कि राम भरोसे? कुछ तो होगा। ऐसे में नंबर 2, मानसून सत्र में मोदी सरकार का क्या होगा? विपक्ष हमलावर है और हर नीतियां फेल हुई है। नरेंद्र सरेंडर कर चुके हैं हर जगह और आरएसएस भी इनके ऊपर हमलावर है। तो मानसून सत्र में क्या होगा? नायडू के झटका के बाद चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को जो खत लिखा है और डेलीगेट भेज करके कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, तुरंत स्टॉप कीजिए और पारदर्शिता लाइए अपने अंदर। आप नागरिकता नहीं पूछ सकते, किसी का नाम ऐसे नहीं काट सकते आप। यह एक झटके से कम नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन आरएसएस का हमला, कहीं मोदी की उल्टी गिनती शुरू तो नहीं हो जाएगी? तो नंबर 1, बिहार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवा रहे हैं वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन फॉर्म भरने के नाम पर कागज जुटा रहा है। अब सोचिए, यह हमेशा से लगा, महाराष्ट्र में लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 45 लाख नाम जुड़वाए और 35 लाख नाम कटवाए और 75 लाख फर्जी वोटर पड़े महाराष्ट्र के अंदर। वह पोल खुल न जाए, सबको पता चल गया था। तो अब नया एसआईआर शुरू किया गया। अब नया एसआईआर किया गया तो ज्ञानेश कुमार, नाम तो ज्ञानेश है लेकिन काम बेईमानी वाला है। पूरा पोल पट्टी बिहार में खुल गया। अब जब पोल पट्टी खुल गया, वीडियोस आने लगे, बयान आने लगे, प्रूफ आने लगे, तो अब क्या करें? तो अब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो है वह वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया। अब चंडीगढ़ का जिसका मैं जिक्र किया, चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल बस की बेईमानी दिखी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो अब भी स्वतः संज्ञान लेगा क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लोग ही वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। अब ऐसे में एसआईआर का पोल तो खुल ही गया है, लेकिन नंबर 2, मानसून सत्र में मोदी सरकार का क्या होगा? इंडिया गठबंधन हमलावर है। अब विश्वास प्रस्ताव भी मोदी के खिलाफ आ सकता है मानसून सत्र में, और 1 महीने तक चलना है।
अब यह परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जा रही हैं। अब देख रहे हैं दिलचस्प, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो झटका नरेंद्र मोदी को दिया है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके यह साबित कर दिया है कि मोदी के पाप के भागीदार नायडू नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू नहीं देंगे साथ, चंद्रबाबू नायडू नहीं देंगे साथ नरेंद्र मोदी के पाप में। नरेंद्र मोदी को अकेले अपने पाप का हिस्सा अपने जेब में रखना पड़ेगा, अपने नसीब में रखना पड़ेगा। लेकिन आरएसएस भी जो का हमला है जो नरेंद्र मोदी पर कि 75 साल पर अपने आप को रिटायर कर लेना चाहिए और ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, कोई अपने आप को भगवान न समझे, यह जो नसीहत है और जो आरएसएस का बयान कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह नरेंद्र मोदी को बहुत ही एक ऐसे हालात में ला करके खड़ा कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को इससे उबर पाना बड़ी मुश्किल होगा। आप यह तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन मानसून सत्र बड़ी अग्नि परीक्षा वाली परिस्थिति हो जाएगी। अब जिस बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लोग बनवा रहे हैं वोटर लिस्ट, नीतीश कुमार के मुंह से कोई बयान नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार कोई बयान नहीं दे रहे। क्या नीतीश कुमार के ऊपर इतना शिकंजा कस गया है कि नीतीश कुमार मुंह भी नहीं खोल पा रहे? बिहार के जनता के हकों का हनन हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि आज जो नीतीश के साथ मोदी ने किया है, पार्टी पर हाईजेक कर लिया, नीतीश के मुंह पर ताला लग गया है, कल को इसी चुनाव आयोग के जरिए हमें भी आंध्र प्रदेश में यह कहीं न निपटा दे। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदल दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदल दिया है और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे मानसून सत्र में, और चंद्रबाबू नायडू ने अगर साथ छोड़ा मानसून सत्र में तो नीतीश कुमार फिर बहुत ही ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी का भगवान ही मालिक होगा। आरएसएस भी बहती गंगा में हाथ धोता हुआ अब नजर आ रहा है। वह नरेंद्र मोदी को इतना कमजोर अब देखना चाहता है कि नरेंद्र मोदी को आसानी से हटा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू के बयान और तेवर के बाद आरएसएस को भी कहीं न कहीं एक बड़ा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हर किसी के पास यह खबरें पहुंचे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों पर नजर बनाए रखिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।